हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज़ कैन या फिर कंट्रोल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो ये जो कैन प्रोटोकॉल है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आप में से अगर कोई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपना करियर बिल्ड करना चाहता है या फिर एज एन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर करना चाहते हो, तो आपके लिए कैन प्रोटोकॉल कैसे काम करता है और कैन प्रोटोकॉल एग्जैक्टली है क्या, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को समझेंगे आज के इस वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको कैन प्रोटोकॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये कैन प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड फिर हम समझेंगे कि कैन प्रोटोकॉल में जो मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं कैन बस में, उनका फॉर्मेट क्या होता है, और फिर हम लास्ट में समझेंगे कि कैन प्रोटोकॉल के एडवांटेजेस क्या है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर आपने इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको ऐसे ही वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो कैन प्रोटोकॉल को 1986 में बॉश कंपनी ने डेवलप किया था और इसको एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1993 में एक्सेप्ट किया गया था। और ये जो कैन प्रोटोकॉल है उसके बाद में सारे ऑटोमोबाइल्स में बहुत हैवीली यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि कैन प्रोटोकॉल ऑटोमोबाइल्स में एक्चुअली यूज़ क्यों किया जाता है। तो उसके लिए आप कोई भी जो मॉडर्न डे फोर व्हीलर है उसका एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए। तो अगर आप कोई भी मॉडर्न डे फोर व्हीलर को कंसिडर करते हो और अगर आप उसको एनालाइज करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स होते हैं और हर एक सर्किट बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होते हैं वो इंडिविजुअली डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके वाइपर को कंट्रोल करेगा, कोई दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो आपके ब्रेक्स को कंट्रोल करेगा। तो ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होते हैं और मॉडर्न डे कार्स में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। तो कैन प्रोटोकॉल के डेवलपमेंट से पहले क्या होता था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से अगर कम्युनिकेट करना होता था तो वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता था और उसमें बहुत ज़्यादा वायरिंग जो है वो यूज़ की जाती थी। बट अब कैन प्रोटोकॉल के इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ है कि सारे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो सिर्फ दो वायर्स पे कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, सिर्फ दो वायर्स पे। तो ये एक मेजर एडवांटेज है कैन प्रोटोकॉल का और इसीलिए कैन प्रोटोकॉल इतना वाइडली यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैन प्रोटोकॉल ऑटोमोटिव सेक्टर में या फिर ऑटोमोबाइल्स में इतना वाइडली यूज़ क्यों किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैन मैसेजेस की, जिनके हेल्प से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स है वो आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। तो कैन मैसेजेस के फॉर्मेट समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कैन बस पे ECUs एक्चुअली कैसे कनेक्टेड होते हैं, कैन बस पे डिफरेंट नोड्स एक्चुअली कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये जो डायग्राम है इसके अंदर कैन बस के जो दो वायर्स होते हैं दैट इज़ कैन हाई एंड कैन लो, जिन्हें कैन H एंड कैन L से डिनोट किया जाता है, तो वो दिख रहे हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मल्टीपल नोड्स बोल सकते हो आप, या फिर आपके अगर स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल ECUs जो है वो कनेक्टेड है ये दो लाइंस पे। तो सिर्फ दो कनेक्शंस होते हैं यहाँ पे किसी भी ECU के कैन बस के साथ, दैट इज़ एक कनेक्शन होता है कैन हाई लाइन के साथ एंड एक कनेक्शन होता है कैन लो लाइन के साथ। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन होता है या फिर एक बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क होता है, कैन नेटवर्क जिसे कहा जाता है, जिस पे मल्टीपल ECUs आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो और एक चीज़ यहाँ पे होती है कि ये जो कैन बस होता है या फिर ये जो कैन बस के दो वायर्स होते हैं उनके बीच में एक फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं जिन्हें टर्मिनेशन रजिस्टर्स भी कहा जाता है। और ये जो कैन बस होता है उसे टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं टर्मिनेशन पे। तो आप अगर किसी भी कैन नेटवर्क को उठाते हो या फिर किसी भी कैन बस को अगर आप एनालाइज करोगे उसमें आपको टर्मिनेशन पे दो रजिस्टर्स मिलेंगे और ये रजिस्टर के वैल्यूज़ मोस्टली 120 ओम होते हैं। तो ये तो बात की हमने कैन बस के कनेक्शंस की। अब हम ये जो कैन बस के दो वायर्स हैं इनके जो वोल्टेज लेवल्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जब
ज़ीरो ट्रांसमिट होता है तो एक्चुअली इनका वोल्टेज लेवल क्या होता है, एंड जब 1 ट्रांसमिट होता है तो इनका वोल्टेज लेवल क्या होता है। तो जनरली जब भी कैन बस पे ज़ीरो ट्रांसमिट किया जाता है तो उसे डोमिनेंट मोड कहा जाता है, एंड जब भी 1 ट्रांसमिट किया जाता है तो उसे रिसेसिव मोड कहा जाता है। और कैन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि कैन पे ये जो पर्टिकुलर लाइंस है जैसे कैन एच और कैन एल, उनके स्पेसिफिक वोल्टेज मैटर नहीं करते, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मैटर करता है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी आपको ज़ीरो ट्रांसमिट करना होता है कैन बस पे, तो ये जो कैन एच एंड कैन एल लाइंस है इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो 2 वोल्ट होता है। तो ज़ीरो के लिए डिफरेंस जो है वो 2 वोल्ट होता है, एंड जब भी आपको 1 ट्रांसमिट करना होता है तो ये जो 2 लाइंस हैं इनके बीच का डिफरेंस 0 वोल्ट होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कैन का। तो आपके जो डिफरेंट नोड्स होते हैं या फिर आपके जो डिफरेंट ECUs है या फिर आपके जो डिफरेंट कैन डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं कैन बस पे, तो वो किसी भी वोल्टेज लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे कि वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल पे कम्युनिकेट करे, बट कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मैटर करता है कि कैन एच और कैन एल के बीच का डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंशियल वोल्टेज पे सारा कम्युनिकेशन होता है कैन नेटवर्क पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये बात हो गई हमारे वोल्टेज लेवल्स की भी। तो अब हम फाइनली समझते हैं कैन पे जब आप मैसेजेस ट्रांसमिट करते हो तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। कैन प्रोटोकॉल में मैसेजेस को फ्रेम कहा जाता है। तो ये है एक कैन फ्रेम फॉर्मेट जो मैंने विकिपीडिया से पिक किया है। इस कैन फ्रेम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अब हम समझते हैं। तो सबसे पहला है स्टार्ट ऑफ फ्रेम। तो ये एक बिट से डिनोट किया जाता है एंड ये इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट ऑफ फ्रेम के बाद नेक्स्ट पार्ट है आर्बिट्रेशन फील्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही पार्ट किसी भी कैन फ्रेम की आईडी डिनोट करता है और किसी भी कैन फ्रेम की प्रायोरिटी भी इसकी वैल्यू से ही पता चलती है। प्रायोरिटी का यूज़ तब होता है जब 2 कैन नोड्स साइमल्टेनियसली कैन बस पर मैसेज भेजना चाहते हैं। तब कौन सा मैसेज पहले सेंड होगा एंड कौन सा मैसेज बाद में सेंड होगा वो प्रायोरिटी से डिसाइड किया जाता है। हाई प्रायोरिटी वाला मैसेज पहले सेंड किया जाता है एंड लो प्रायोरिटी वाला मैसेज बाद में सेंड किया जाता है। कैन फ्रेम्स के 2 फॉर्मेट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ आर्बिट्रेशन फील्ड। अगर आर्बिट्रेशन के फील्ड 11 बिट्स है तो उसे स्टैंडर्ड फ्रेम फॉर्मेट कहा जाता है, एंड अगर आर्बिट्रेशन फील्ड की लेंथ 29 बिट्स है तो उसे एक्सटेंडेड फ्रेम फॉर्मेट कहा जाता है। तो ये है 2 टाइप के कैन फ्रेम फॉर्मेट्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ आर्बिट्रेशन फील्ड। तो आर्बिट्रेशन फील्ड के बाद में जो नेक्स्ट फील्ड है वो है रिमोट ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट। ये बिट का वैल्यू डिनोट करता है कि आपका जो कैन मैसेज है वो किस टाइप का मैसेज है। तो कैन में डिफरेंट टाइप के मैसेजेस होते हैं। एक होता है डेटा फ्रेम, दूसरा होता है एरर फ्रेम एंड थर्ड होता है रिक्वेस्ट फ्रेम। तो डेटा फ्रेम बेसिकली डेटा सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड एरर फ्रेम बेसिकली कि किसी अगर कैन नोड में कोई एरर अकर हो गया एंड वो इंडिकेट करना चाहता है बाकी कैन नोड्स को, तो वो एरर फ्रेम सेंड करता है। एंड थर्ड वन इज़ रिक्वेस्ट फ्रेम। तो अगर कोई कैन नोड किसी दूसरे कैन नोड से कोई पर्टिकुलर मैसेज रिक्वेस्ट करना चाहता है तो उस केस में रिक्वेस्ट फ्रेम का यूज़ किया जाता है। तो ये बिट जो है वो बेसिकली उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। रिमोट ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट के बाद में जो नेक्स्ट फील्ड है वो है आइडेंटिफायर एक्सटेंशन बिट, दैट इज़ IDE। क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेशन फील्ड की लेंथ 11 बिट है तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये 29 बिट होती है हमारे आर्बिट्रेशन फील्ड की लेंथ, और अगर हम एक्सटेंडेड फ्रेम फॉर्मेट यूज़ कर रहे होते तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती। तो बस इसका सिग्निफिकेंस इतना ही है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम फॉर्मेट इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। फिर एक नेक्स्ट बिट जो है वो रिजर्व्ड बिट है, इसका कोई मेजर सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड रिजर्व्ड बिट के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट फील्ड है वो है डेटा लेंथ कोड। जो येलो कलर में आपको सारे 4 बिट्स दिख रहे हैं, इनका काम बेसिकली कि आप कितने बाइट सेंड करने वाले हो किसी भी फ्रेम में, तो वो डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
फिर उसके बाद में जो आपको रेड कलर का फील्ड दिख रहा है वो है आपका डेटा फील्ड। तो डेटा फील्ड बेसिकली जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, डेटा कैरी करता है। तो जितने भी बाइट्स आपने डेटा लेंथ फील्ड के हेल्प से फिल कर रखे उतने बाइट्स का डेटा यहाँ पे इस पर्टिकुलर फील्ड में फिल किया जाता है। डेटा फील्ड के बाद में नेक्स्ट फील्ड जो है वो है सीआरसी फील्ड। तो सीआरसी फील्ड को कहा जाता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये जो फील्ड होता है वो बेसिकली आप जो भी डेटा भेज रहे हो उसकी इंटीग्रिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो सीआरसी डिलिमिटर के बाद में जो नेक्स्ट फील्ड है वो होता है एक्नॉलेजमेंट स्लॉट। तो एक्नॉलेजमेंट स्लॉट का यूज़ बेसिकली कोई भी मैसेज डिजायर्ड नोड तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो एक्नॉलेजमेंट स्लॉट में जो ये बिट की वैल्यू है वो 1 होती है जब कोई मैसेज सेंड किया जाता है किसी पर्टिकुलर नोड से, एंड जब रिसीव हो जाता है किसी पर्टिकुलर नोड पे तो वो पर्टिकुलर नोड इस बिट की वैल्यू जो है वो 0 असाइन कर देता है। तो तब जो भेजने वाला नोड था उसे पता चल जाता है कि हाँ ये जो मैसेज था वो रिसीव हो चुका है। तो यही बस इसका पर्पज़ है और काफ़ी सिंपल चीज़ है। एंड उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट स्लॉट के बाद में जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है एंड ऑफ फ्रेम। तो एंड ऑफ फ्रेम जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है सेम चीज़ है स्टार्ट ऑफ फ्रेम की तरह। तो जैसे स्टार्ट ऑफ फ्रेम इंडिकेट करता है कि यहाँ से ये पर्टिकुलर फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, तो एंड ऑफ फ्रेम इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर फ्रेम जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब आई गेस कि आपको समझ आ गया है कि कैन फ्रेम के डिफरेंट फील्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है और कोई भी कैन का जो मैसेज होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि कैन प्रोटोकॉल के एडवांटेजेस क्या है। तो जब हम कैन प्रोटोकॉल के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मेन एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है लो कॉस्ट। तो क्योंकि कैन प्रोटोकॉल के इंट्रोडक्शन की वजह से वायरिंग में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ था और जो कनेक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो रिड्यूस हुई थी। इसके वजह से जो वायरिंग का कॉस्ट होता था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। एंड सेकेंड एडवांटेज है आफ्टर लो कॉस्ट, दैट इज़ कैन प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा रोबस्ट प्रोटोकॉल है एंड ये हाई नॉइज़ एनवायरनमेंट्स में काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। तो जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स है वो बहुत ही हाई नॉइज़ एनवायरनमेंट में काम करते हैं एंड बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस इंट्रोड्यूस होते हैं उस हाई नॉइज़ एनवायरनमेंट की वजह से। बट जो कैन प्रोटोकॉल है वो इजीली वैसे एनवायरनमेंट में काम कर सकता है और ये एक मेजर एडवांटेज है कैन प्रोटोकॉल का। अब ये 2 एडवांटेजेस के बाद में जो थर्ड एडवांटेज है वो है हाई स्पीड प्रोटोकॉल है कैन, और अप टू 1 Mbps तक ये काम करता है। दैट इज़ लाइक वेरी हाई स्पीड जब हम बाकी प्रोटोकॉल से कंपेयर करते हैं। ये 3 एडवांटेजेस के अलावा और एक एडवांटेज है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, दैट इज़ कैन प्रोटोकॉल जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड अप टू 1 किलोमीटर तक इसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये है कुछ मेजर एडवांटेजेस कैन प्रोटोकॉल के। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।